दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो अभी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग सेट देख रहे थे। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो रखा है 99 सेट्स का, उन सारे सेट्स के जीके और साइंस और साथ साथ करेंट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये इस सीरीज का चौथा सेट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वो करेंट का क्वेश्चन है। तो करेंट इसलिए मैं बता दे रहा हूँ करेंट को, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में करेंट कैसे पूछता है, और जब आप करेंट पढ़े तो आपको पता चल पाए कि करेंट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईवी करेंट है। ये भी क्वेश्चन करेंट का है और इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण करना है तो पहला ऑप्शन, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। एयर कंडीशन जो कि एसी का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। तो हम लोग कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉबरिनर के त्रिक का नियम दिया गया, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। डॉबराइनर के विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, जिनमें से प्रत्येक में 3 तत्व हैं। डॉबराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें से प्रत्येक में 3 तत्व है। डॉबराइनर ने, हाँ, अब त्रिक नियम के बारे में बोला था, वो तो डॉबराइनर के द्वारा दिया गया था, लेकिन ये जो दूसरा, ये पहला कथन तो सही है कि डॉबराइनर ने त्रिक नियम दिया था, लेकिन जो दूसरा कथन दिया है कि प्रत्येक विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया गया, करने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रत्येक में 3 तत्व है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉबराइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों के व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और ये कहें कि जो ये 3 तत्वों की श्रृंखला है, उसमें पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का एवरेज होगा, एक सेकंड रुक जाइए, ये शाम खत्म हो जाने दीजिए। पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का एवरेज होगा, वो दूसरे तत्व के बराबर होगा लगभग। तो ये था डॉबराइनर का त्रिक नियम। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मृदा जैविक घटक है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो वित्तीय बजट में प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। जब जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो इन तीनों का चर्चा बजट में मिलता है, लेकिन इसका नहीं मिलता, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? और अभिक्रियाशीलता की सीरीज हम देखते हैं, तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और ये हमारा कैल्शियम मिल गया। तो ये हमारा सबसे सीरीज के अनुसार सबसे ज्यादा, ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यही है। बाकी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये सिल्वर, और ये गोल्ड। जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थे? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी। ये सही है, अभी भी 22 भाषा ही है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? क्या भारत निर्माण? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, और सर्वाधिक बोलेगा तो ओडिशा में। सर्वाधिक बोलेगा ओडिशा में। सेमी क्वेश्चन है।
ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। आगे, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर। अब ये देखिए, मस्तिष्क का ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरुरज की स्थिति को दर्शाता है कौन? ये भाग 1 कि 2 कि फिर 3 कि फिर 4। तो पहला जो भाग है दिखा रहा है, ये आगे का भाग प्रमस्तिष्क होता है, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क होता है, पीछे का भाग अनुमस्तिष्क होता है, और ये जो चौथा भाग यहाँ दे रहा है उसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु को कौन सा भाग दर्शाता है? तो चौथा पार्ट। ये करेंट का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये रेजिस्टेंस से संबंधित है। पूछ रहा है एकल रेजिस्टेंस ए और बी के मध्य में एकल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये देखिए, ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का एकल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। अब 6 ओम एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ 6 ओम लग जाएगा। अब ये और ये दोनों हो जाएंगे समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/r1 की जगह पे ये 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे तो ये 6 ओम हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/3 और एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 1 3, 1/2 ओम हो जाएगा, और 1/r इक्वल टू 1/2 ओम हो जाएगा ना। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो एकल जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का हो जाएगा। अगला करेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? क्या ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है? उत्सर्जित होता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। किस समाज सुधारक ने 1828, समय याद रखिएगा, में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करना तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। 1828 में ब्रह्म समाज से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, उतना नहीं पढ़ना है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब अभिलक्षण के निर्मित? अब देखिए, फोकस पे रखेंगे ना तो प्रतिबिंब हमेशा हमारा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, वो पीछे बनेगा। अवतल लेंस की बात करता है, आभासी और अत्यधिक छोटा बनेगा, पीछे बनेगा अवतल लेंस में। 1950 में मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। 1950 में जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते थे 1950 में। अभी शायद 31 की 32 है। पूछ रहे कौन सा आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही विवरण है? तो ये है, ये आकृति, ये फ्लोएम में सही विवरण है। सब पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी, अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तब। पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई शो यूपी बिलियर्ड्स? करेंट क्वेश्चन है। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता? सहसंयोजी यौगिक के ये 3 गुणधर्म है जो प्रदर्शित होते हैं और चौथा प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये भी पढ़ देते हैं। ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। कौन? सहसंयोजी यौगिक में ना ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है और ना ही उष्मा का प्रवाह होता है। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। सहसंयोजी नाम ही है, तो सहसंयोजन मतलब संयोजन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के। यह सामान्यतः आयन नहीं होते। अब चाहे इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजन से बनेंगे तो वो आयनिक नहीं होंगे, आयनिक बंधन नहीं होंगे, तो ये भी सही है। ये कार्बनिक विलय में विलय नहीं होते हैं, ये गलत है। ये कार्बनिक विलय में विलय हो जाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली के नींव की बात करता है? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। कुछ सोचना ही नहीं है।
डॉबरिनर के त्रिक की उपलब्धि दोबारा पूछा है। तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया, यही है। इतना से हमारा आंसर निकल जाएगा, पीछे बताए थे हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो मणिकर्ण स्थान हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ भूतापीय ऊर्जा का दोहन होता है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई क्या है? एल है और प्रतिरोध है आर। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? जो दूसरा तार है उसका लंबाई कितना है? इससे 3 गुना, यानी 3l लंबाई हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल कितना है? ये है 2 गुना, तो 2a हो जाएगा। तो ये पहले वाले तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, और दूसरा का लंबाई 3l और क्षेत्रफल 2a, तो आर डैश मान लेते हैं, दूसरा का प्रतिरोध रहा होगा, तो ये हो जाएगा रो बराबर एल बाई ए। एल के जगह पे 3l और ए के जगह पे 2a। अब यहाँ से 3/2 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो रो इंटू एल बाई ए बचेगा, और रो इंटू एल बाई का वैल्यू कितना है? 8, यानी जो आर डैश का मान होगा वो 3r के बराबर होगा, 3/2r के बराबर होगा। तो यही बोल रहा है कि कितना गुना होगा? 3/2r गुना होगा। पोंगल त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, पीछे भी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने देखा है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में ये नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होता है। नॉर्थ से निकलता है चुंबकीय धारा, चुंबकीय रेखा, और साउथ में चला जाता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है, ऐसा ही बनता है। अब पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ लंबाई के केंद्र में सर्वाधिक होती है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा प्रबल होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, तो कहीं आपको प्रतिच्छेद करते हुए दिख रही है? नहीं, ये पैरेलल है एक तरह से, तो ये सही हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतह क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती है, ये आगे जाके बंद हो जाती है, तो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है और पहला गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। ये करेंट का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। अब देखो, अपचयन अर्थात रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन को खोना, ऑक्सीजन को खोना, गेन ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन को प्राप्त करना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन को भी प्राप्त करना। इन तीनों में से अगर कुछ भी होता है तो वो जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन अभिक्रिया होगी, और जिस पदार्थ में होगा वो अपचयित हुआ पदार्थ कहलाता है। समझ गए? अब पूछ रहा है कि क्या ऑक्सीजन का त्याग होना अपचयन कहलाता है? तो बिल्कुल सही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी अपचयन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन ग्रहण करना यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन भी अपचयन अभिक्रिया है। तो दोनों का दोनों कथन सत्य होगा। और ये एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जुड़ के जल बना दिया गया, और कॉपर ऑक्सीजन को खो दिया, तो हम कहेंगे कि कॉपर अब यहाँ पे अपचयित हुआ, और ये एक अपचयन अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। चौथा सेट है, और तीन सेट में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। तो ये अभिक्रिया है जो पीछे भी बता चुके हैं आपको। Which of the following is used for spore to production? अर्थात रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का यूज कौन करता है? एक फर्न तो करता है, इसके अलावा कवक,
शैवाल, काई जिसको मोसेस बोलते हैं, और फर, ये चारों जो है ना वो स्पोर का यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में। करेंट का क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है 51 की ए के अंतर्गत क्या आता है। मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए में। एन एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, या इसको डायनेमो बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एसी जनरेटर या डायनेमो जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये मिलान करता है लाल गोभी के पत्ते, मैथिल ऑरेंज, प्याज। मैथिल ऑरेंज एक क्या है आप जानते हैं, अम्ल और क्षार का सूचक है। लाल गोभी पत्ते जो क्या है, प्राकृतिक अम्ल, नहीं, मैथिल ऑरेंज प्राकृतिक अम्ल का सूचक है। जो कभी हाँ, नहीं, सही है, अच्छा। लाल गोभी के पत्ते ये प्राकृतिक अम्ल क्षार का सूचकांक है। मेथिल ऑरेंज और अम्ल और क्षार का, और प्याज और लौंग घरान। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। करेंट का क्वेश्चन है। तो ये था हमारा सेट नंबर 4 जिसको हमने किया कंप्लीट। 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं 99 सेट्स में। अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसका हम लोग मैथ और रीजनिंग के भी सीरीज अगर बोलिएगा तो क्वेश्चन को सीरीज अनुसार एक अलग अलग वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ सुधार अगर करना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कुछ दिक्कत हो रही है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।